हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं या फिर किसी पार्टीज़ में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं, तो इस टाइप के जो आप प्रोडक्ट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो कि मोस्टली कागज़ के बनते हैं, राइट? तो ये हम लोग देखने को मिलता है, तो ये एक कंपनी है जो कि ये प्रोडक्ट्स बनाती है। अब यहाँ पर आपके सामने जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये पैकेजिंग आइटम्स देखने को मिल रहे हैं, साथ में ही जो नैपकिन्स होते हैं कागज़ वाले, वो रोलर नैपकिन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ में ही आपको ये आपको जो एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं वो देखने को मिल रही हैं, कप्स वगैरह। एंड इस टाइप के जो और भी छोटे-मोटे जो आइटम्स होते हैं, डेली यूज़ में यूज़ होते हैं, वो कंपनी बनाने का काम करती है। ये छोटी कंपनी है काफ़ी, और ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है एसएमई सेक्टर के अंदर में। उत्कल स्पेशलिटी इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी का नाम है। इसका जो आईपीओ है वो 10 से 12 जून को खुलने वाला है। 66 का इन्होंने प्राइस सेट किया और 128.9 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला लगभग 35 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं, और कंपनी के प्रमोटर्स के पास में आफ्टर द आईपीओ 73% मालिकाना हक रह जाने वाला है। दैट इज़ गुड। नेक्स्ट, अब कंपनी का जो आईपीओ लेके आने में हेल्प कर रहे हैं, उनका नाम है एफिनिटी ग्लोबल कैपिटल। 2025 के अंदर में ये कंपनी कुछ आईपीओज़ लेके आई थी। उनकी जो लिस्टिंग गेन्स रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, किसी भी आईपीओ जो ये लेके आई हैं। और आज के दिन जो उनकी प्राइसेज़ चल रही है वो तो लिस्टिंग गेन से भी बेकार चल रही है। तो दैट मीन्स कि ये ज़्यादा वैल्यू लगा रहे हैं जो कि एक्चुअल उस कंपनी की होनी चाहिए। फिर इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रीम जो है ये छोड़ने का काम नहीं करता है, जो लीड मैनेजर है इस कंपनी का। नेक्स्ट, अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्म कर सकती है। आज के दिन जो कंपनी के प्रमोटर्स किस तरीके लॉन्ग टर्म में क्या वैल्यू ये बना सकती है हमारे लिए, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन का क्या अप्रोच रह सकता है। अब सबसे जो पहला सवाल है दैट इज़ कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है? क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कंपनी अगर जो पैसे उठा रही है, उनसे कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट करने वाली है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर में उस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिल सकता है या नहीं। सो बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक यहाँ पर हमें आंसर ढूँढना होता है। यहाँ पर मोस्टली देखने को मिल रहा है कंपनी जो पैसे उठा रही है वो वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाली, जो कि इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स कंपनी एक्सपेंशन बढ़ा ही रही है अपना। तो जैसे-जैसे एक्सपेंड कर रही है अपने आप को, और जो मशीनरी वगैरह लग रही है, तो उसमें और भी पैसा चाहिए रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए, लेबर को देने के लिए, लाइक दैट। तो उसके अंदर कंपनी पैसा खर्च करने वाली 5 करोड़ रुपया, साथ में ही लोन है 11 करोड़ रुपए का, वो कंपनी चुका रही है। साथ में ही कंपनी बोल रही है कि और नया मशीनरी वगैरह भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। मतलब उसमें 9 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ पर आप लोग जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं इनके अंदर में इस कंपनी की फैक्ट्री की फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, जिनको आप आराम से मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, राइट? नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से क्या है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी ने थोड़े रिसेंटली बढ़ाई भी है 2023 से 24 के बीच में। उसके बाद में कंपनी की जो यूटिलाइजेशन है वो सेम सा ही बना हुआ है। इस वक्त थोड़ा सा यूटिलाइजेशन ज़रूर बढ़ा है इस साल, जो कि 9 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग, बट स्टिल नॉर्मली ऑन एन एवरेज ही है जो कि पिछले 2-3 साल से। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब कंपनी के पास में रेवेन्यू अच्छा खासा नहीं आ रहा है। और कंपनी यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने मिल रही है, इस पे ध्यान रखना कि कंपनी की प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन बढ़ नहीं रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कि नॉर्मल सी एवरेज देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नाम है वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, दो कंपनी ने अप्लाई कर रखा है अंडर डिफरेंट क्लासेस, बट अभी तक फॉर्मेलिटी चेक पास में ही चल रहा है। सो अभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, देयर आर चांसेस। यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कंपनी की जो टोटल बैलेंस शीट की साइज़ है वो लगभग 48 करोड़ रुपीज़ की है, जिसमें अभी हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो लोन है वो 14 करोड़, यहाँ पर 15-16 करोड़ तक पहुँच चुका है, जिसका आईपीओ के पैसों से कंपनी चुकाने वाली है। तो इसका अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी को देखने को मिलेगा, लोन का अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा आफ्टर द आईपीओ। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट में कंपनी ने अच्छा खासा खर्च कर रखा है, और इन्वेंट्री जो है यहाँ पर अपने को एक चीज़ देखने को मिल रही है, कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा था, राइट? 2 साल के अंदर-अंदर में थोड़ा बहुत। वो यूटिलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास में जो इन्वेंट्री है वो बढ़ते ही जा रही है। दैट मीन्स कि कंपनी ने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखाई है वो एक्चुअली इनके इन्वेंट्री में ही पड़ी हुई है। दैट मीन्स कि जो रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू इंक्रीज़ की वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, माल इनके पास ही पड़ा हुआ है गोदाम के अंदर में। सो दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर कि कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेंड नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, नया सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो और कंपनी नई जगह के ऊपर में अब नया जो है फैक्ट्री वगैरह डालना चाह रही है, उसको अलग एरिया को कैटर करने के लिए। सो उसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर में जो कंपनी का रेवेन्यू सोर्स बन जाए आफ्टर द न्यू फैक्ट्री सेटअप मे बी, बट फिलहाल को हालत थोड़ी
टाइट है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 46 करोड़, 44 करोड़, 50 करोड़ और यहाँ पर अगेन लगभग 50 करोड़ के आसपास का नज़र आएगा। तो अपने को यहाँ पर रेवेन्यू भी देखने को मिल रहा है और साथ में ही हर बार इन्वेंट्री बच जा रही है। दो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, लगभग 6-7, इस बार भी 7 करोड़ के आसपास का जो है नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकती है। एंड यहाँ पर एक चीज़ पॉजिटिव देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो भी नॉर्मल है, जो कि ज़्यादा कुछ खास बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसको हम लोग यहाँ पर नॉर्मल देखने को मिल रहा है। दैट इज़ गुड, दैट मीन्स कि प्रमोटर्स यहाँ पर जो फेक रेवेन्यू है वो नहीं दिखा रहे हैं। दो इन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का कोशिश किया तो इन्वेंट्री पड़ी हुई है जिसको इन्होंने दिखाने का कोशिश किया है, बट थोड़े बहुत ऐसे समझ लो कि आप 90% ईमानदार हैं, 10% थोड़ी सी जो बेईमानी है वो थोड़ी सी नज़र आ रही है, बाकी तो कुछ खास दिक्कत नहीं है। उनसे काफ़ी बेटर हैं जो कि 90% बेईमान और 10% थोड़ी बहुत ईमानदारी कहीं कोने में बची रह जाए घुटने में तो पता नहीं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट इज दिस कंपनी इज लुकिंग गुड। नेक्स्ट, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ठीक हैं, कंपनी का कैश फ्लो जो है अल्टीमेटली थोड़ा बहुत जो अच्छा बेनिफिट यहाँ पर कंपनी को देता हुआ दिख रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है, नाउ दैट इज गुड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, कंपनी की जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो यहाँ पर खुर्द उड़ीसा के अंदर में ही है और यहाँ पर जो कंपनी नया एक्सपेंशन करना चाहती है, नई मशीनरी वगैरह ऐड करना चाहती है, वो भी उसी फैसिलिटी में करने की कोशिश करने वाली है, नया पैसा वहीं लगा रही है, तो नई लोकेशन नहीं यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्यों ट्राई कर रही है जब ऑलरेडी कंपनी के पास में कैपेसिटी पड़ी हुई है, वो भी जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाने सब में ही प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो वाई दे वांट टू इंस्टॉल न्यू, वो कोई मेक सेंस, कोई सेंस नहीं बना रहा। अब अगर थोड़ा-सा हम कंपैरिज़न वाइज़ भी देखने की कोशिश कर लेते हैं इस कंपनी को, तो यहाँ पे स्पिनारो कमर्शियल्स, आराध्या डिस्पोज़ल इंडस्ट्रीज़ और साथ में ही हमारे सामने यहाँ पे एटन पेपर फॉर्म्स, इनका जो रिसेंट में ही आईपीओ आया है, तो इनके साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी की जो इनकम हुई है, इस साल लगभग 7 करोड़ के आसपास में हुई है और हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अगर यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो 6 करोड़ मान लेते हैं। तो 6 करोड़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैसे यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल मान लेते हैं, बिकॉज़ इसलिए मान के चल रहे हैं बिकॉज़ कंपनी ने अच्छी खासी जो पीछे प्रोडक्शन बच गई है, जो इन्वेंट्री बच गई है, उसी को नेट प्रॉफिट में दिखाया है ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट मान के, जो कि अगेन फॉरवर्ड के हिसाब से है, फॉरवर्ड नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर नेक्स्ट 6 करोड़ के हिसाब से देखने को मिला कि 21 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, राइट? उसको अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो एटन पेपर्स का 3 का पी रेशियो। ओके, तो अगर आपको किसी भाई को लगता है कि एटन पेपर्स एंड फॉर्म्स के ऊपर में अलग से रिसर्च होनी चाहिए तो नीचे लिख सकते हैं भाई लोग। अगर हमको 10 भाई लोग अगर कहते हैं कि हाँ एटन पेपर्स एंड फॉर्म्स पे रिसर्च होनी चाहिए, बिकॉज उसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एंड कोई छोटी कंपनी को अभी उठाने लायक है क्या ये, राइट? किस तरीके से रिस्क लिया जा सकता है इस कंपनी में, हाँ या ना? अगर आपको इस टाइप के सवालों के जवाब चाहिए तो इस पे एक डीप रिसर्च अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इफ़ 10 पीपल विल टेल देन वी विल डेफिनेटली डू द रिसर्च। नेक्स्ट यहाँ पर एटम पेपर्स का 4 का देखने को मिल रहा है, इसका 77 का देखने को मिल रहा है और आराध्या का 18-20 का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ये जो है अभी रिसेंट के अंदर में इस कंपनी का आईपीओ आया था, तो यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो अगेन वैल्यू जो है पी रेशियो वाइज आराध्या के आसपास में ही लगाई है। एंड इसका भी जो आराध्या का भी जो प्राइस जा रहा है वो नीचे की तरफ में लुढ़कता ही जा रहा है, इसका रिसेंट में ही आईपीओ आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी का भी नेगेटिव में जा सकता है। सेकंड, हम अगर पीबी रेशियो के हिसाब से भी चेक करने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे, तो नेटवर्थ राइट नाउ एज ऑफ टुडे इन द कंपनी इज लगभग 27 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर 35 करोड़ रुपए जा रहे हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी अगर हम यूज़ करते चलते हैं तो लगभग 60 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी, जो कि कंपनी के हिसाब से 2 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे 0.48, यहाँ पर 2 का है स्पिनारो का और आराध्या डिस्पोजल का 1.4 है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी वैल्यू ज़्यादा लगा ली गई है। सो अब यहाँ पे फाइनल डिसीजन इस कंपनी को लेकर के क्या बन रहा है, क्या लिस्टिंग गेन की उम्मीद है? कंपैरेटिवली हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो कंपनियाँ लिस्टेड अभी रिसेंट में आई हैं नॉर्मल वैल्यूएशन पे स्टिल वो नीचे की तरफ में जा रही हैं, तो इस कंपनी को किस तरीके से अलग से वैल्यू मिलेगी आई डोंट अंडरस्टैंड। तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। साथ में अगर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो अभी रिसेंट के अंदर में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्यों पैसे उठा रहा है वो उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया है, तो शॉर्ट टर्म का व्यू बनाना भी ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू बनाने के लिए हमें पहले से थोड़ा इनको देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को, अभी नए रिजल्ट्स कंपनी जारी करेगी उसके हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे। अभी आज के हिसाब से अगर देखने को कंपनी को अगर देखने को चलते हैं हम लोग, तो 128 करोड़ के आसपास की इन्होंने जो वैल्यू लगाई है,
लॉजिकली इनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग 50 या 60 करोड़ के आसपास में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फाइनली अब अगर आप कोई भी और डिसीजन बनाना है इस कंपनी में पैसा लगाने के बारे में, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही लगाएं। दिस वाज जस्ट अ लिमिटेड रिव्यू ऑन दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।